एसेट्स में जो चेंजेस होते हैं वो बता दिया, राइट। अच्छा, मैं यार एक अकाउंट के बारे में वो डिस्कस कर रहे हैं हम, उसके बाद फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स की अकाउंटिंग देख लीजिए और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है। बहुत सिंपल सी अकाउंटिंग होती है, लाइक जैसे ये आपका करंट ईयर है, राइट। तो करंट ईयर की लायबिलिटी कब आएगी? नेक्स्ट ईयर आएगी। या बोलूं प्रीवियस ईयर की लायबिलिटी आपको कब पे करनी होती है? करंट ईयर में। जैसे बोले कि 2019-20 में आपने प्रॉफिट कमाया तो टैक्स कब जाएगा? 2021 में जाएगा बेटा, हाँ या ना। तो आप क्या करते हैं, प्रोविजन कब बनाते हैं? 1920 में बनाते हैं। कब बनाते हैं? तो एंट्री क्या होती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स, आया ना। और ये प्रोविजन फॉर टैक्स लायबिलिटी के रास्ते अगले साल पहुंचता है बेटा, आया ना। लायबिलिटी के रास्ते अगले साल पहुंचेगा। अगले साल आप टैक्स लायबिलिटी को असेस करेंगे, देखेंगे कितना टैक्स चुकाना है, और टैक्स लायबिलिटी असेस करने के बाद आप टैक्स का क्या कर देंगे? पेमेंट कर देंगे। और एंट्री क्या होगी? प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। हमने 1920 में प्रॉफिट कमाया, 1920 में प्रॉफिट कमाया, टैक्स कब देंगे हम? 2021 में देंगे। तो आपको प्रोविजन कब बनाना है? 1920 में बनाना है। तो उसकी प्रोविजन बनाने की एंट्री क्या होगी? P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स। और ये प्रोविजन फॉर टैक्स लायबिलिटी के रास्ते अगले साल चल जाएगा, और अगले साल जब इसका पेमेंट होगा तो एंट्री क्या होगी? प्रोविजन फॉर टैक्स टू बैंक। ये एंट्री समझते हैं? दो एंट्री होती है बेटा एक्सपेंसेस को जब आप पेमेंट करते हैं तो। एक एंट्री होती है एक्सपेंसेस टू बैंक, और एक एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस टू एक्सपेंस। आप पहले एक्सपेंसेस पेमेंट करते हैं, बाद में उसको प्रॉफिट एंड लॉस से क्या कर लेते हैं? चार्ज कर लेते हैं। कर लेते नहीं कर लेते हैं? लेकिन आप पहले प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज कर लें और बाद में उसका पेमेंट करें तो क्या कहलाता है? प्रोविजन क्रिएट करना। यही तो होता है, यही तो प्रोविजन क्रिएट करना कहलाएगा बेटा, हाँ या ना। आपने एक्सपेंसेस के लिए पहले से क्या तैयार कर लिया? प्रोविजन तैयार कर लिया। एंट्री यही है। तो इसमें एंट्री क्या करेंगे? अगर ये दोनों एंट्री सीक्वेंस में देते हैं तो दोनों करंट ईयर में होती है। क्या होती है? लेकिन अगर मैं पहले ये एंट्री कर रहा हूं तो ये करंट ईयर में होगी, और फिर पेमेंट कब होगा? नेक्स्ट ईयर में। कोई दिक्कत? तो इसके अकाउंट की पोजीशन क्या होती है, सुनना। प्रोविजन फॉर टैक्स इज अ लायबिलिटी, प्रोविजन फॉर टैक्स इज अ लायबिलिटी। और लायबिलिटी है तो बेटा इसका लायबिलिटी बैलेंस होगा, बाय बैलेंस, ब्रोट डाउन, ओपनिंग बैलेंस एंड टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस। टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस, हाँ या ना। कोई दिक्कत? अगर आपको कुछ भी नहीं कह रखा तो ये मानेंगे कि पिछले साल का टैक्स आपने इस साल चुकाया है, लास्ट ईयर जो प्रोविजन बनाया था वो इस साल पेमेंट किया गया है, ये टू बैंक। और ये जो प्रोविजन है ये इस साल आपने P&L से क्या किया होगा? चार्ज किया होगा। ये कहलाता है टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। क्या कहलाएगा? ड्यूरिंग द ईयर आपने जो भी टैक्स पे किया है, हाँ या ना। और ये कहलाता है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, हाँ या ना। और क्या होता है, कभी कभार जरूरी नहीं है कि आपने जितना प्रोविजन बनाया उतना आप पेमेंट करें। मान लो मैंने प्रोविजन बनाया कितना? 20,000 का, पेमेंट कितना हुआ? 15,000 का, और क्लोजिंग बैलेंस मुझे दे रखा है 30,000 का, तो ये बाय P&L बैलेंसिंग फिगर से निकल जाएगा, हाँ या ना। कभी कभार प्रोविजन फॉर टैक्स मेड दे देता है तो टैक्स पेड बैलेंसिंग फिगर से निकल जाएगा, हाँ या ना। तो दोनों में से कोई सी भी एक इंफॉर्मेशन दे देगा, दूसरी इंफॉर्मेशन किससे निकल जाएगी बेटा? बैलेंसिंग फिगर। लेकिन अगर कुछ भी नहीं कह रखा है तो आप पिछले साल का एज इट इज क्या करेंगे? पेमेंट। और ये क्या करेंगे आप? P&L से क्या करेंगे? चार्ज। इनके डिफरेंस से नहीं चलेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स के डिफरेंस से नहीं चलेंगे कि 20 और 30 का डिफरेंस निकाल लिया, 10,000 का क्या करें। पूरा 20,000 पेमेंट होगा और 30,000 इस P&L से क्या होगा? चार्ज होगा। अब ये टैक्स पेड इसकी जगह तो फिक्स है ना, इसकी जगह फिक्स है कि नहीं है? इसको कैश जनरेटेड में से क्या करेंगे बेटा? माइनस। कैश जनरेटेड के नीचे माइनस करते हैं, करते नहीं करते?
और इसको क्या करेंगे एडजस्टमेंट में क्या करेंगे प्लस कर देंगे। नहीं यही बात समझ में आया ना? कोई डाउट हो तो बताइए इसमें, बहुत सिंपल सी अकाउंटिंग है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा क्वेश्चंस। मैंने आपको 1 to 9 10 तक क्वेश्चन करवा दी, बीच में एक छोड़कर। देखिए तो बीच वाला जो पहले क्वेश्चन छोड़ा हुआ है वो कर लेते हैं, फिर एक बड़ा क्वेश्चन अपन अभी डिस्कस करते हैं। कोई दिक्कत? मुझे इधर किताब दे देना बेटा मोहम्मद रितु। वन हो गया था, 2 हो गया था, 3 हो गया था, 4 हो गया था, 5 छूटा हुआ है। तो चलो 5 निकाल लें। 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हमने कर लिया था। 9 मैंने होमवर्क में दिया था शायद कल। चलो 10 करवा दिया था मैंने। तो पहले भी आप 5th निकाल लें। पहले क्या निकाल लें? 5th। चलो करें, स्टार्ट करें। अच्छा ये क्वेश्चन भी एलिमेंट्री क्वेश्चन है, कंप्लीट नहीं है। इसमें भी सिर्फ आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ही ड्रॉ करनी है। तो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग से रिलेटेड आइटम क्या कर देंगे? छोड़ देंगे बेटा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करें। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश जनरेटेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश, अच्छा कैश क्या है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसका कुछ नहीं करेंगे यहाँ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। करेंगे क्या? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो आखिरी में एडजस्ट किए जाते हैं बेटा। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, इसको भी आखिरी में एडजस्ट करते हैं अपन। तो इसका भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कुछ नहीं करेंगे प्रशांत, राइट। डेटर, अच्छा डेटर कितना हो रहा है? 50। देखो आप 30,000 से 50,000 हो रहा है। देखो डेटर उल्टा देखना, 19 पहले गिवन है और 18, तो इंक्रीज इन डेटर्स। अच्छा कितना? 20,000 आया ना? चलो इसके बाद अगला अकाउंट कौन सा? देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स या बेड डेब्ट्स, एक ही बात है बेटा, पीबीडी या पीडीडी। अच्छा कितना बैलेंस है इसका? इसका बैलेंस कितना है? ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है कितना बेटा? 1500, और क्लोजिंग बैलेंस 2000 है, राइट। आया ना? 18 19 चेक करो। तो बेटा ये जो प्रोविजन 500 रुपए बढ़ा, ये कहां से बढ़ा होगा? प्रॉफिट एंड, आपने प्रॉफिट एंड लॉस से क्रिएट किया होगा प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। पीबीडी बढ़ रहा है तो पीबीडी बनाने की एंट्री क्या होती है? पी&एल अकाउंट डेबिट टू पीबीडी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीबीडी। अच्छा कितना? अब बताओ आपको क्या करना चाहिए? अगर मैंने इतना समझा दिया लाइक पी&एल टू पीबीडी, तो क्या करना चाहिए मुझे? यहां ऐड कर देंगे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, और कितना? और इसका दूसरा ट्रीटमेंट और है, जब डेटर को आप करंट एसेट बोल रहे हो, डेटर को क्या बोल रहे हो? तो उसका जो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स है वो करंट लायबिलिटी बोल सकते नहीं बोल सकते? बोल सकते नहीं बोल सकते? पीबीडी को करंट लायबिलिटी बोल सकते नहीं बोल सकते? तो पीबीडी करंट लायबिलिटी अगर मैंने मान ली, और 1500 से क्या हो रही है? 2000 क्या हो रही है? तो 500 रुपए में नीचे जोड़ दूंगा वर्किंग कैपिटल वाले ब्लॉक में। बात एक ही बेटा, इधर जोड़े चाहे
इधर जोड़े, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पर आपका इंपैक्ट आ रहा है, तो इसमें आपकी दोनों एजम्पशन चल सकती हैं। इसको आप नॉन करंट लायबिलिटी मानकर अकाउंट भी बना सकते हैं और करंट लायबिलिटी मानकर यहां पर भी इंपैक्ट दे सकते हैं। बेटर ये है जो मैंने बता दिया। लेकिन अगर मान लो आपके सॉल्यूशन पर कोई इंपैक्ट आ रहा हो, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग के आंसर में चेंजेस आ रहा हो, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का आंसर ही चेंज हो गया, तो फिर ऐसी एजम्पशन गलत हो जाएगी। ये बात समझ में? तो अभी तो आप इसको इधर भी कर सकते हैं ऐसे भी, और इसको इधर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट देखिएगा। बेसिकली इसके रीजन मैंने यहाँ पे क्या लिया, इसको P&L टू पीबीडी, ये नॉन कैश आइटम है। क्या है ये? प्रॉफिट एंड लॉस टू पीबीडी। आपका प्रॉफिट कम हो रहा है, आपका प्रॉफिट, कैश प्रॉफिट कम हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इसलिए अपन ने इसको यहाँ पर ऐड किया है। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट आइटम क्या बोलो? स्टॉक। स्टॉक कितना बेटा? स्टॉक दे रखा आपको। तरुण बोलिए क्या कह रहे हो? आप मैसेज कर दीजिए, मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। मैसेज डाल दीजिए चैट बॉक्स में। तरुण मैसेज कर दीजिए। इंक्रीज इन डेटर तो लेस होगा ना? चलो चेक कर लें एक बार। इंक्रीज इन डेटर लेस होगा, वेरी गुड। देख, इधर भी देखते हैं बच्चे, इधर ही नहीं देखते हैं। तो इंक्रीज इन डेटर क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही है। चले पीबीडी हो गया, तो जोर से बोलना चाहिए ना। चलो स्टॉक कितना है? स्टॉक कितना है बेटा? 35 टू 47। तो इंक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज इन स्टॉक कितना बेटा? 12,000 माइनस हो जाएगा बेटा ये। फिर आगे चले, स्टॉक के बाद प्रीपेड एक्सपेंस, इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस 3,000 क्या करेंगे? लेस करेंगे, हाँ या ना? फिर इसके बाद क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या बोल रहे हैं? 55 टू 40, डिक्रीज इन क्रेडिटर। डिक्रीज इन क्रेडिटर्स क्या करेंगे आप? माइनस कर देंगे। कितना बेटा? 15। प्रोविजन फॉर टैक्स, आ जाओ बताइए, प्रोविजन फॉर टैक्स का बैलेंस कितना है? 40,000 ओपनिंग, क्लोजिंग कितना है? अब नीचे कुछ कह रखा है देखो, अगर कुछ भी नहीं बोलेगा तो मैं 40 एज इट इज यहां लिख दूंगा, 65 यहां लिख दूंगा। लेकिन इसने क्या बोला देखो, ड्यूरिंग द ईयर टैक्स पेड, ड्यूरिंग द ईयर 45,000 टैक्स पेड, पेड या प्रोविजन फॉर टैक्स, तो ये 45,000 है बेटा। 45 ही है, तो 45 एंड 65 कितना हो गया बेटा? ये 110। 110 में से 40 गया तो कितना बचेगा? ये 70 बच जाएगा बेटा, हाँ या ना? तो ये 70,000 यहाँ प्रोविजन फॉर टैक्स बेटा यहाँ जुड़ जाएगा, हाँ या ना? बाय P&L एडजस्टमेंट में प्लस हो जाएगा, और टैक्स पेड यहाँ आ जाएगा माइनस में। जगह फिक्स है, टैक्स पेड की जगह तो हमने पहले दिन ही फिक्स कर दी थी। चलो इसके बाद क्या बचा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, अच्छा डेप्रिसिएशन का प्रोविजन 50 से 60 हो रहा है, तो आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कितना किया? डेप्रिसिएशन चार्ज कितना है? 10,000 है, क्योंकि अपन ने कल सीखा था कि जो डेप्रिसिएशन है, जो डेप्रिसिएशन है बेटा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, वो डेप्रिसिएशन से बढ़ता है बेटा। और अगर आपने कोई एसेट बेची है तो उसका डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा। अब एक लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, उसको आप ढंग से समझ के बताना बेटा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर प्रोविजन फॉर टैक्स, बिफोर कितना बेटा? 2 लाख, मतलब ये नेट प्रॉफिट दे रखा है बिफोर टैक्स। अब सोच समझ के इसका एडजस्टमेंट करना बेटा। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एक बार देख लीजिए, ये जो सारे आइटम्स हैं ये इससे पहले के या बाद के? ये बाद के हैं। अगर ये पीबीडी बाद का है, मान लो आप पीबीडी इसके बाद माइनस करते हैं, तो जब इससे स्टार्ट करेंगे 2.5 लाख से, फिर इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर ये डेप्रिसिएशन बाद का है, टैक्स के बाद का है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद का है, तो वापस से जोड़ने की जरूरत
जब आप ऑलरेडी ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे पहुंच चुके हो तो फिर क्यों जोड़ूंगा इनको मैं। लेकिन सुनना बेटा, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, क्या है, तो डेप्रिसिएशन पहले ही माइनस हो चुका है, पीबीडी पहले ही माइनस हो चुका होता है, इसीलिए मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स में पीबीडी और डेप्रिसिएशन को क्या कर सकता हूं, ऐड कर सकता हूं। और ये कितना दे रखा है बेटा, कितना दे रखा है, 250। इसमें से कितना टैक्स गया है, प्रोविजन फॉर टैक्स कितना गया है, 70,000 पी&एल में, कैश बुक वाला टैक्स नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस वाला टैक्स। तो वो कितना गया है, 70,000। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बचा, 180। अब मैं ऊपर कितना लिखूं, 180 लिखूं या 2.5 लाख लिखूं। अगर 180 लिखूंगा तो 70 जोड़ सकता हूं, लेकिन अगर सीधे ही 2.5 लाख लिख दूंगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो फिर 70,000 जोड़ नहीं सकते आप। समझ में आ गई बात। तो मैं कितना लिख दूं बेटा, यहाँ पे 1,80,000 लिख दूं, क्योंकि मैंने 70,000 जोड़ दिया यहाँ पे पहले से ही। तो ये ध्यान देना है आपको। ऐसे तो आप डायरेक्ट ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिख दो ना, एक भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसके बराबर होता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बराबर होता है। लेकिन हमने सीखा क्या है, जो नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर है उससे स्टार्ट करेंगे बेटा, रिजर्व, डिविडेंड, इंटरेस्ट, टैक्स, नॉन ऑपरेटिंग खर्चे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, डेप्रिसिएशन, सब वापस से ऐड और लेस करेंगे और कहां पहुंचेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे। और आपको कंफ्यूज होने की जरूरत भी नहीं है, अगर आप ये 2.5 लाख लिख देते तो 70,000 यहां मत जोड़ो, क्योंकि टैक्स ऑलरेडी क्या हो चुका है, जुड़ चुका है। कोई दिक्कत, कोई डाउट इसमें, लो निकाल लो आंसर फिर। 180 70 2.5 लाख 260 2,60,500 2,10,500 भाई, 12 3 15 15 30 20 50,000। और ये कितना आ जाएगा बेटा, 165। तो नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यही बात समझ में आया ना। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान देनी पड़ेगी कि ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, टैक्स माइनस किया तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 180। तो मैंने 180 से स्टार्ट कर दिया। और मैं एक बात और बता दूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो यही बोलता है कि आप 2.5 लाख से स्टार्ट करो। कहां से स्टार्ट करो, बट हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कहाँ हो रहा है किताब में, ठीक है। तो आप 2.5 लाख ही लिख दो, चाहे 180 लिख दो, दोनों अपनी जगह क्या है, सही है। 180 लिखोगे तो 70,000 जोड़ने पड़ेंगे, लेकिन 2.5 लाख लिखोगे तो 70,000 जोड़ने की जरूरत, क्योंकि वो ऑलरेडी उसमें जुड़ा हुआ है। कोई दिक्कत, नोट कर लें, क्वेश्चन हो चुका हमारा। 9 दिया था मैंने, ऑप्शो कर लिया होगा आपने, और नहीं तो कर लेना। मैं क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करूंगा इसके बाद। समझ में आ गया प्रशांत। बुक से आते हैं, टोटली पेपर बुक से बने। हाँ, इलस्ट्रेशन में से आएगा 70% पेपर, 70-80% पेपर इलस्ट्रेशन में से आता है। और देखो, इसका एक ऑल्टरनेट और है, किताब की कुंजी मिल जाती है कि इसका सॉल्यूशन पूरा मिलता है मार्केट में, ठीक है। तो वो भी खरीद सकते हैं, लेकिन क्या बहुत महंगी आती है तो बच्चे खरीदते ही नहीं है। हाँ, बजट में नहीं होती, किताबें ही नहीं खरीदते बच्चे। तो बता रहा हूँ मैं, तो उसका जवाब दे रहा हूँ ना, लेक्चर आ रहे हैं वो वहां पे, सब आता है उनको।
ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, करें स्टार्ट। और देखिए बेटा, इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, सिर्फ ऑपरेटिंग, सिर्फ इन्वेस्टिंग, सिर्फ फाइनेंसिंग नहीं बनाना, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर लें। क्वेश्चन नंबर 12, कैश फ्लो स्टेटमेंट प्लीज फॉर द ईयर ended, for the year ended 31st March 2019. ये ए पार्ट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। ये पर्टिकुलर्स, डिटेल अमाउंट, नेट अमाउंट। ए पार्ट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। इसमें आप क्या जोड़ेंगे? एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट्स एड और लेस करेंगे, या निकल जाएगा आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, ये कंप्लीट लिखना है आपको, मेरी तरह नहीं लिखना, आपको पूरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, एग्जाम में मत लिखना है ऐसे, ठीक है। कैश जनरेटेड फ्रॉम, अभी बताया कि वहां पर उनको कुछ भी नहीं आता है ना, तो आपको बताना पड़ेगा पूरा का पूरा, ठीक है ना। तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लेस टैक्स पेड, और ये लिख के छोड़ देंगे नेट कैश यूज्ड इन और फ्रॉम, कुछ भी हो सकता है ये। बी पार्ट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और ये सी पार्ट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। करें स्टार्ट। हमेशा क्वेश्चन आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करना है। एडिशनल इंफॉर्मेशन के जितनी भी रिलेटेड अकाउंट्स हैं वो आपको वर्किंग नोट में बनाना कंपलसरी है। भैया आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है भाई कि सर कौन सा अकाउंट बनाए कौन सा नहीं बनाए, ठीक है। हमने जो सीखा उसके हिसाब से तो नॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट लायबिलिटीज के अकाउंट बनेंगे, सबके बनेंगे, बस करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज को। लेकिन देखो अननेसेसरी हमको टाइम वेस्ट भी नहीं करना, जिनकी इंफॉर्मेशन हम सीधे सीधे तरीके से निकाल सकते हैं तो उनके अकाउंट बनाकर आप टाइम पास नहीं करें। तो जिनकी एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है उनके अकाउंट बनाना कंपलसरी है, और जहां आपको कोई डाउट आ रहा है तो अकाउंट बना लीजिए फिर। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है उनके तो बनाने कंपलसरी है। जैसे डेप्रिसिएशन राइट ऑफ किया आपने लैंड बिल्डिंग पर, प्लांट एंड मशीनरी पर, और तो ये 3 अकाउंट आप बना लीजिए। चलिए स्टार्ट करें। लैंड बिल्डिंग अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अकाउंट क्या है? फर्नीचर, लैंड, फिर फर्नीचर। ये 3 अकाउंट आपने ड्रॉ कर लिए बेटा, ठीक है। और बहुत सिंपल से अकाउंट, क्या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है क्या? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है क्या? तो डब्ल्यूडीवी वाली अकाउंटिंग चलेगी, मतलब डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं होगी, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट होगी। तो बताइए इनके बैलेंस लाइन से लैंड बिल्डिंग कितनी थी? लैंड बिल्डिंग का बैलेंस है, बैलेंस ब्रोक डाउन टू, बैलेंस ब्रोक डाउन 2,30,000। क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस 3,90,000। प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस कितना है? 85, और क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 1,00,000। फर्नीचर का टू, बैलेंस ब्रोक डाउन 5,000, और क्लोजिंग बैलेंस 6,000।
चेक कर लो एक बार ओपनिंग क्लोजिंग, राइट, ओपनिंग क्लोजिंग ईयर सही है ना, ईयर भी देख लें 18 19 दे रखा है आपको, और बस डेप्रिसिएशन ही दे रखा है, इनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो डेप्रिसिएशन लिखकर बैलेंसिंग फिगर से परचेज निकाल लें या सेल निकाल लें। तो बताना इसका डेप्रिसिएशन कितना है, ये डेप्रिसिएशन बेटा कितना 40,000, तो जब टोटल लगाऊंगा तो इधर कितना आएगा 4 लाख, तो इधर बैलेंसिंग फिगर से 2 लाख रुपए निकलेंगे, ये क्या निकलेगी परचेज टू बैंक, परचेज निकल गई बैलेंसिंग फिगर, टोटल लग गया 4 लाख, इधर डेप्रिसिएशन कितना है 15,000, तो 85,400 में से 15,400 का 70,000, 70 का 140 हो रहा है दो, तो 70,000 की परचेज निकल गई बैलेंसिंग फिगर से, 70,000 की परचेज निकल जाएगी बैलेंसिंग फिगर से, टोटल लग जाएगा 155,400, 155,400, 155,400 बेटा। इस पर डेप्रिसिएशन कितना लगाया अपन ने, तो यहां पर भी परचेज निकलेगी बेटा, ये 7,500, 7,500, 7,000, 2,500 की परचेज निकल जाएगी बेटा 2,500 की, टू बैंक बैलेंसिंग। करना क्या है, डेप्रिसिएशन सारे के सारे एडजस्टमेंट में आएंगे, डेप्रिसिएशन सारे के सारे एडजस्टमेंट में आएंगे, तो डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, लैंड बिल्डिंग का कितना है 40,000, प्लांट मशीनरी का कितना है 15,000, और फर्नीचर का कितना है, ये डेप्रिसिएशन तीनों जुड़ जाएंगे यहाँ पे। और जो परचेज है वो कौन सी एक्टिविटीज है, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, परचेज ऑफ फर्नीचर, कितना कितना रुक जाए 40,000, सॉरी 2 लाख लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी 70,000 और फर्नीचर 2,500 रुपए, तीनों आइटम माइनस होंगे बेटा ये, ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब ड्यूरिंग द ईयर टैक्स पेड है 20,000 रुपए, तो टैक्स पेड है तो किसका अकाउंट बनाना पड़ेगा अपन को, प्रोविजन फॉर टैक्स का। अच्छा कितना प्रोविजन फॉर टैक्स का बैलेंस कितना है बताइए, बाय बैलेंस ब्रोक डाउन 20 एंड टू बैलेंस शीट कितनी है 4,500, और टैक्स पेड कितना है 40,000, और टू बैंक कितना पेमेंट किया आपने 20,000 का पेमेंट किया टैक्स का टू बैंक, तो बाय पी एंड एल बैलेंसिंग फिगर से निकल जाएगा, कितना आएगा 60,500 माइनस 22, 38,500, 38,500 हो जाएगा बेटा ये, आया ना, कोई डाउट इसमें। तो टैक्स पेड की जगह फिक्स है ये 20,000 टैक्स पेड की जगह फिक्स है, अब प्रोविजन फॉर टैक्स ऊपर आ जाएगा बेटा, कितना 38, कोई दिक्कत। चलिए इसके बाद दे रखा है डिविडेंड पेड, ऊपर देखो डिविडेंड का कोई अकाउंट है क्या, नहीं है ना, ये मैंने डिविडेंड का अकाउंट बनाया, कोई बैलेंस नहीं है ऊपर। एक बात मुझे समझ में आ रही है कि ये डिविडेंड पेड कितना है टू बैंक कितना है 20,000, 30 है। अब ये पोजीशन मैंने बता दी, अब मेरे को ये अकाउंट की दोनों साइड क्या करनी है बराबर करनी है, तो किससे करूं बताओ ये बराबर, बैलेंस दिखा सकूं यहाँ पे बाय बैलेंस शीट, बैलेंस शीट दिखाने का मतलब तो ये बैलेंस बैलेंस शीट में नजर आना चाहिए, बैलेंस शीट थोड़ी चेंज करनी है हमको। आपने जब डिविडेंड पेमेंट किया है तो ये कहां से चार्ज कर लिया गया होगा बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज कर लिया गया, 30,000 रुपया अप्रोप्रिएट कर लिया गया होगा, हाँ या ना। ये नीचे बनाता हूं इसकी क्रेडिट साइड, ये बाय प्रॉफिट एंड, ये 30,000 रुपए इसकी क्रेडिट साइड में आ जाएंगे, आएंगे नहीं आएंगे, इसकी डेबिट साइड और इसकी ये क्रेडिट साइड, कोई दिक्कत नहीं है बात समझ में, मतलब डिविडेंड टू बैंक पी एंड एल टू डिविडेंड, तो डिविडेंड टू बैंक ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है बेटा, डिविडेंड पेड 30,000 रुपए माइनस हो जाएगा यहाँ पे ये टू बैंक, और ये डिविडेंड यहाँ पर जो अप्रोप्रिएट किया आपने, डिविडेंड जो अप्रोप्रिएट किया है यहाँ पर क्या हो जाएगा, आया ना, ये कहलाता है नॉन ऑपरेटिंग बट कैश,
डिविडेंड पे करना फाइनेंसिंग है, बट कैश आइटम तो है, तो इसलिए उसको यहां से तो आपने हटा दिया, जोड़ दिया वापस, बट उसको कहीं ना कहीं जगह दी है, फाइनेंसिंग में जगह दी है, कैश आइटम है। समझ में आ गई बात? लो मेरे ख्याल से इंफॉर्मेशन क्या हो गई। अब आ जाओ बैलेंस शीट में, ऊपर आ जाओ, एक बार उस पर नजर मार ले, फिर कॉपी करते रहना। तो शेयर कैपिटल कितनी हो रही, देखो शेयर कैपिटल कितनी हो रही, 3 लाख से, लेकिन नीचे एक रिलेवेंट अकाउंट भी दे रखा, उसका रिलेटेड अकाउंट देखो, शेयर प्रीमियम। शेयर प्रीमियम भी दे रखा है 0 से 30,000, 0 से, और देखो कैपिटल के साथ साथ प्रीमियम भी बढ़ रहा है, कैपिटल के साथ साथ, तो इसका मतलब शेयर किस पे इशू किए हैं, प्रीमियम पे इशू किए हैं, मतलब 50,000 के शेयर्स 30,000 के प्रीमियम पे इशू किए हैं। शेयर कैपिटल 50,000 से बढ़ रही है और प्रीमियम कितने से बढ़ रहा है बेटा, 30,000 से बढ़ रहा है। और एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी टू शेयर प्रीमियम। अकाउंट बनाओगे ना आप, तो दोनों में बाय बैंक आएगा, कैपिटल में भी आएगा बाय बैंक 50,000, क्या बना उसको, बना शेयर कैपिटल का दिखा बाय बैलेंस ब्रोट डाउन कितना, 3 लाख, शेयर कैपिटल का बैलेंस दिखा बाय बैलेंस ब्रोट डाउन कितना, 3 लाख, और टू बैलेंस ईडी कितना, 3.5 लाख, तो बाय बैंक दिखा दे 50,000 रुपए। ऐसे शेयर प्रीमियम का बैलेंस कितना है, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन 0, और टू बैलेंस ईडी कितना, 50,000, 30,000, और वहां पे बाय बैंक निकल जाएगा कितना, सॉरी बाय बैलेंस ब्रोट डाउन 0, टू बैलेंस ईडी कितना, 30,000, तो बाय बैंक निकल जाएगा कितना, 30,000, तो बाय बैंक 50 और 30 कितना, 80, लिख दो अब तो। इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम कितना बेटा, 80,000 आ जाएगा सीधे ही। देखो अकाउंट तो बनेगा, बट अकाउंट बनाकर टाइम वेस्ट नहीं करना अपन को, डायरेक्ट भी लिखना। अब जिनकी जरूरत नहीं है अकाउंट बनाने के लिए, जबरदस्ती क्यों बनाएंगे, 50,000 प्लस 30,000, ये बात समझ में, राइट। और हमने तो क्या सीखा भाई, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज को छोड़कर बाकी सबके अकाउंट बनाकर देख लो, और बना के भी देखा ना, बाय बैंक के तो निकलेगा दोनों में, क्योंकि एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू, तो शेयर कैपिटल में भी बाय बैंक और शेयर प्रीमियम में भी बाय बैंक, तो कुल मिलाकर 80,000 रुपए आ रहे हैं आपके पास में। आ जाओ अगला अकाउंट कौन सा है, जनरल रिजर्व, और जनरल रिजर्व 45 से कितना हो रहा है, तो जोड़ दीजिए ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना, 20,000। फिर जनरल रिजर्व के बाद क्या है, प्रॉफिट एंड, तो 60,000 से 1,15,800 नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग ईयर कितना होगा, 55,800, हाँ या ना, कोई दिक्कत, बोलिए। इसके बाद डिबेंचर 0 से 70,000, 0 से, तो डिबेंचर अगर बढ़ रहे हैं तो इशू किए, डिबेंचर अगर बढ़ रहे हैं तो इशू किए, और इशू ऑफ डिबेंचर कौन सी एक्टिविटीज हो जाएगी बेटा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हो जाएगी, 70,000 का इनफ्लो आ जाएगा। फिर डिबेंचर के बाद क्या है बेटा, क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स 85,000 से 90,700 हो रहे हैं, तो इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, अच्छा कितना, 5,700 जुड़ जाएगा, हाँ है ना। प्रोविजन फॉर टैक्स हो ही गया, दोबारा क्यों देंगे। लैंड बिल्डिंग होगी, प्लांट एंड मशीनरी होगी, फर्नीचर हो गया, स्टॉक, स्टॉक बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज इन स्टॉक, लो जोड़ो कितना, 13,300 माइनस, इंक्रीज इन स्टॉक माइनस, डेटर्स 75,000 से 85,500, इंक्रीज इन डेटर्स कितना माइनस करूं, माइनस कर दूंगा, बस कैश बचा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो मिला लो कैश फ्लो स्टेटमेंट, लगाओ टोटल यहां से लेके यहां तक का 200, चेक कर लो टोटल 200,700, चेक कर लीजिए आराम से। यहाँ का टोटल, फिर यहाँ का चेक कर लो एक बार बेटे, टोटल नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, एक बार टोटल चेक कर लीजिए, आंसर टैली कर लीजिए बेटा, 272,500 नेगेटिव नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज,
1,20,000, 1,20,000 नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आया ना? इधर समझ में आ गया बेटा? यामिनी, महिमा, तरुण, तो लगाइएगा टोटल इसका A प्लस B प्लस C, चेंजेस इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, चेंजेस इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, एक 62,600 माइनस 2,72,500 प्लस 1,20,000, 10,100। चेक कर लो इन तीनों का टोटल। अब इसमें ऐड करो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस कितना है? 34,000। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा बेटा? 44,300 आ जाएगा। चेक करो, एक ही नहीं है इतना बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है? अच्छा, समझ में आ गया बेटा? यामिनी, तरुण, महिमा, कोई डाउट है क्या इसमें? ठीक है बेटा। मैं बता दूं, बीच में मैंने क्वेश्चन नंबर 9 छोड़ रखा, अभी तक मैंने नहीं कराया। एक क्वेश्चन नंबर 13, ज्यादा कुछ नहीं है, 2 पेंडिंग क्वेश्चंस आपको। 9 तो पेंडिंग है, 13 होमवर्क में नया। ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं, 9 एंड 13। तो 13 तक कंप्लीट हो जाएंगे हमारे बिल्कुल सीक्वेंस से। ठीक है राहुल, कोई डाउट हो तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 13 होमवर्क में कीजिएगा बेटा। थैंक यू। 11 में मैं कर